नमस्कार। तथ्यों और तर्कों के आधार पर इतिहास को समझने समझाने के सिलसिले सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, महाराष्ट्र में नया मुख्यमंत्री बनने की प्रक्रिया चल रही है, मगर ये क्यों कहा जा रहा है कि राज्य में पेशवा शाही स्थापित होने जा रही है? आखिर एक लोकतंत्र में चुने हुए मुख्यमंत्री को सामंती पेशवा शाही से क्यों जोड़ा जा रहा है? पेशवा शाही की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की स्थापना के साथ की थी। पेशवा एक तरह से उनके प्रधानमंत्री होते थे। पहले पेशवा मोरोपंत पिंगले थे। पिंगले जाति से ब्राह्मण थे। उसके बाद उनके पुत्र ने पेशवाई संभाली और एक तरह से ये वंशवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था बन गई। बाद के वर्षों में पेशवाओं ने इतनी ताकत हासिल कर ली कि एक तरह से वही शासक जैसे हो गए। खास तौर पर बाजीराव प्रथम के समय में यही वजह है कि महाराष्ट्र के देशस्थ और चित्पावन ब्राह्मण पेशवा शाही को गौरव के साथ देखते हैं और उसकी वापसी की कामना भी करते रहते हैं। आज के कार्यक्रम में हम पेशवा शाही की भूमिका और चरित्र को समझने की कोशिश करेंगे। ये भी देखेंगे कि मुगलों और फिर अंग्रेजों के साथ उनके संबंध कैसे थे। इस समय हमारे साथ जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी हैं। तो आइए उनसे इस बारे में बात करते हैं। प्रोफेसर पुनियानी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से सच का सामना में। धन्यवाद जी, मेरा पहला सवाल ये है, हमारे आम दर्शकों को समझने के लिए, समझाने के लिए, जी ये जी पेशवा और शाही क्या है? ये शब्द कहाँ से आए, जी क्यों आए? जी देखिए, ये पहले बता दूं कि पेशवा शब्द का मतलब है पहला नेता। ये पर्शियन शब्द है। उस समय पर्शियन मेनली राजकीय बोलचाल की राजाओं के बीच की भाषा थी, तो ये शब्द वहां से आया। तो शिवाजी महाराज ने जब राज्य स्थापित किया तो उन्होंने 8 मंत्री बनाए अलग अलग एरियाज के, और उसका जो पहला मंत्री था, जिसको हम आज की भाषा में प्रधानमंत्री कह सकते हैं, उसको उन्होंने पंत प्रधान या पेशवा का दर्जा दिया। तो ये वास्तव में राजा के सलाहकार होते थे शुरू में। तो शिवाजी महाराज के साथ, संभाजी महाराज के साथ, और बाद में जो तीसरी पीढ़ी आई राजा राम, उन्होंने ज्यादा अधिकार पेशवा को दे दिए, और इसीलिए उसको बाद में इधर भले ही मराठा पीरियड कहा जाता है, पर मुख्य अधिकार जो थे कारोबार के और बाकी चीजों के, वो पेशवाओं के पास होते थे। और शुरू में ये उत्तराधिकार वंशवाद नहीं था, पर 3-4 पीढ़ियों बाद ये वंशवाद में बदल गया, और ज्यादातर पेशवा जो होते थे वो चित्त पावन ब्राह्मण, जैसे आपने कहा ब्राह्मणों में भी ऊंच नीच है। तो ब्राह्मणों में अभी एक संत महाराज कह रहे थे ना कि बाकी ब्राह्मण बेकार हैं और यही 2-3 ब्राह्मण अच्छे हैं, और अपने अटल बिहारी जी भी कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। ऐसे में जनरली बड़ा आनंद होता है ये बातें सोचकर कि वर्ण के अंदर भी और ऊंच नीच कैसे होती है। तो ज्यादातर चित्त पावन ब्राह्मण थे। इन्होंने अपना अधिकार बढ़ाया, और धीरे धीरे जो पूरे अधिकार थे, जो मराठा के वंशज थे, वो केवल नाम मात्र के वंशज रह गए, और पूरी सत्ता ये पेशवाओं के पास आती गई। और वहां उस समय जो मराठा कॉन्फेडरेशन था, यानी मराठों में भी 4 प्रमुख जो राजा थे, शिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले, ये 4 मुख्य थे अलग अलग शहरों में। भोसले नागपुर में थे, शिंधिया ग्वालियर में थे, होलकर इंदौर में थे, और गायकवाड़ बड़ौदा में थे। तो इन सबको जो निर्देश देते थे वो पेशवा देते थे। और इन्होंने जो मराठा साम्राज्य बढ़ा, इनमें से कई पेशवाओं ने उसमें काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। यानी पूरा जो सैन्य का भी संचालन करना, प्रशासन का भी संचालन करना, ये उसमें मुख्य बात थी। अब अलग अलग पेशवाओं पे तो मैं नहीं जाता, वो एक के बाद एक उनके जो नाम आए, कितने साल तक रहे, पर पेशवाई मुख्य तौर पे 1674 से 1679 के 89 तक रही। 1674 से 1689 तक ये पेशवाई रही। और इनका जो संबंध अंग्रेजों से तो बाद में आया। पहले मुगल शाही से उन्होंने समझौता किया, क्योंकि इधर से जो पानीपत की लड़ाइयाँ हुई, पानीपत की लड़ाइयों में अब्दुल शाह अब्दाली ने दिल्ली को जीता। तो उस समय के मुगल शासकों ने
पेशवाओं को यानी मराठाओं को कहा कि आप रक्षा का भार लीजिए, उसके बदले में उनको काफी बड़ी रकम भी दी जाती थी। अंग्रेजों के साथ आने तक तो खैर इनका जो पावर था, सैनिक शक्ति थी, वो काफी गिर चुकी थी। और तीसरे एंग्लो मराठा वॉर के बाद ये प्रैक्टिकली ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको टेक ओवर कर लिया। तो वैसे देखा जाए तो मुगलों के साथ उनके संबंध थोड़े संघर्ष वाले थे, पर पानीपत की लड़ाइयों के बाद मुगलों ने इनको इसका इंचार्ज बनाया। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी पेशवाशाही की। वैसे तो एक के बाद एक काफी हुए हैं, सबसे तो बड़ी बात ये एक थी। चीज मैं यहाँ पर जोड़ दूं, पहले जी पेशवा थे, जब उन्होंने सत्ता हथिया ली तो वो पेशवा शाही हो गई, ये जी कह सकते बिल्कुल हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें मुख्य बात यह है कि इनके शासन में ब्राह्मणों को बहुत चैन था। चैन था मतलब ये सरकारी आश्रय ब्राह्मणों को प्राप्त था। मौज थी, साल मौज थी कहना हाँ, चाहिए, चैन के बजाय मौज जी थी। जी मौज की बिल्कुल ये सही शब्द निकाला आपने। तो साल के साल उनको बुला के बड़ी दक्षिणा दी जाती थी और खाने पीने के तो खैर ऐश ऐश उनके चलते थे। और इसी के साथ साथ पूना में इनका हेडक्वार्टर हो गया पेशवाशाही का। और जो मराठा ये जो उत्तराधिकारी थे शिवाजी महाराज के वंशज, उनका हेड ऑफिस हो गया सातारा में। तो पेशवा इतने चालाक या समझदार थे कि उन्होंने कभी भी मराठा जो राजा फिगर हेड यानी नाम के लिए जो राजा थे, उनके लिए अच्छे अच्छे प्रधान अच्छे अच्छे टाइटल्स का उपयोग किया, उनको आदर दिखाया। और सातारा में जब जाते थे तो सातारा में वो हाथी से उतर के उनके दरबार तक पैदल जाते थे और उनके दरबार में नीचे आसन पे बैठते थे। तो ये यानी दिखाने के लिए तो था भाई आप राजा हो, हम तो क्या हैं वगैरह, पर जो वास्तविक सत्ता उन्होंने ले ली। और यहाँ दो बातें मैं महत्वपूर्ण कहना चाहूंगा। इनका पूना में जो हेड ऑफिस था, राजधानी थी, वहां इन्होंने ब्राह्मणवाद का इतना वर्चस्व किया कि वहां जो शूद्र थे उनको एडवाइस की गई थी कि आप ज्यादातर शाम को निकलें और जब आप निकलते हैं तो गले में मटका बांध के निकलिएगा कि आपके मुंह से कुछ थूक वगैरह आई तो वो उस पर जाए, उससे बाकी लोग अपवित्र नहीं हो। दूसरा, आप जब सड़क पर चलते हैं तो सड़क खराब होगी, धूल उड़ेगी, इसलिए आप कमर में झाड़ू बांध कर चलिए। ये पेशवाशाही का मुझे जो सबसे खतरनाक पक्ष दिखता है कि इन्होंने ब्राह्मणवाद को गहरे तरीके से पूना में लागू किया। अब तीसरी बात जो आपने आज के संदर्भ में कही, खैर वो भी एक राजा के तौर पे केवल कहने को वो पंत प्रधान थे या प्रधानमंत्री थे, पर प्रैक्टिकली वो राजा ही थे। अब ये एक तरफ तो उन्होंने शूद्रों पर ये जो ढाया जिसका वर्णन मिलता है, और बाकी तबकों पर भी जो किया होगा उसको हम देख सकते हैं। अब ये पेशवाशाही का उल्लेख जैसे आज के समय में कैसे देखें, तो इसमें मैं आपको एक रोचक बात बताता हूँ। एक किताब है नीरजा सिंह की किताब पटेल प्रसाद एंड राजा जी जो किताब है, उसमें पेज 113 पर सरदार राजेंद्र प्रसाद जी का एक पत्र है सरदार पटेल को। और वो आरएसएस का उस समय, क्योंकि गांधी हत्या और ये सब चल रहा था, आरएसएस का खतरा चल रहा था, तो राजेंद्र प्रसाद जी सरदार पटेल को लिखते हैं कि आरएसएस ये एक ब्राह्मणों का संगठन है जो जिसका लक्ष्य है कि ब्रिटिश शासन के बाद यहाँ पेशवाशाही को लाया जाए। ये राजेंद्र प्रसाद जी लिखते हैं। तो ये उनकी जो आज आप बात कर रहे हैं कि अब महाराष्ट्र में फिर से देवेंद्र फडणवीस का वर्चस्व ऊपर आ रहा है, तो इसीलिए कई लोग कहते हैं कि भाई ये भी शायद, मैं पक्का तो नहीं बता सकता, पर फडणवीस जी ब्राह्मण तो है, पर क्या वो चित्तपान ब्राह्मण है ये मुझे नहीं पता, पर एक प्रकार से ब्राह्मणों का वर्चस्व आएगा फिर से, ऐसी आशंका लोग इसीलिए दिखाते हैं क्योंकि एक बार उन्हें महाराष्ट्र की जनता ने पेशवाशाही का दुख दर्द झेला हुआ है और वो वर्ण व्यवस्था को मजबूत करने में, जाति व्यवस्था को मजबूत करने में उनका जो पूरा रोल था वो उसमें स्पष्ट रूप से दिखता है।
तो ये केवल यही कहना चाहूंगा, बाकी तो उनमें कई लोगों ने बड़े पराक्रम भी किए, मराठा साम्राज्य को बढ़ाया भी सही, और पूरे देश में एक प्रकार से मराठा सेना का वर्चस्व, और ये जो खास तौर से कॉन्फेडरेसी थी, ये चार जो मैंने बताया, शिंदिया, होलकर, भोसले और गायकवाड़, इन कॉन्फेडरेसी को वो मैनेज करते थे, और इनके जो इनमें तालमेल बिठाना और सत्ता को आगे ले चलना, इनमें इनका बड़ा रोल था। जी, तो ये पेशवा शाही का मुगलों के साथ संबंध कैसा था? क्योंकि पेशवा शाही को हिंदुत्व की चरमोत्कर्ष के रूप में भी देखता है संघ परिवार, जैसा कि आपने बताया भी कि उसको वो लाना भी चाहते हैं। तो मुगलों के साथ उनके टकराव के रिश्ते थे, या उन्होंने मेल-जोल कर लिया था, आपस में बाँट लिया था और उनके साथ मिलकर ही राज कर रहे थे? देखिए, उस समय तक मुगल साम्राज्य काफी कमजोर हो रहा था, और इसलिए जो पेशवा शाही का वर्चस्व है देश के दूसरे जगहों पर रहा, और इन दोनों में ज्यादातर मेल जोल रहा। जो मुगल साम्राज्य था और मराठा पेशवा शाही जो आई, इनमें ज्यादातर तालमेल था, एडजस्टमेंट था, उनके बीच में ज्यादा लड़ाइयों का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इनकी ज्यादा लड़ाइयों का जो उल्लेख बाद में ब्रिटिश आए, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब अपने इसका विस्तार कर रही थी, तो उस समय उनकी लड़ाइयां हुई, जिसमें 3 लड़ाइयों का उल्लेख तो है, जिस तीसरी लड़ाई के बाद थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद फिर इन्होंने ब्रिटिश को पूरा सरेंडर कर दिया, और ब्रिटिश ने इनकी पेंशन वगैरह जो देते हैं उस प्रकार से उसको फिक्स कर दिया। एक बात और इसमें बता दूं कि इसमें एक पेशवा जो बहुत फेमस है, वो नाना साहब पेशवा थे, जो अंतिम इनके थे। नाना साहब पेशवा, उन्होंने 1857 के संग्राम में भाग भी लिया था, और उस 1857 के संग्राम में भाग लेने का मुख्य कारण यही था कि उनकी कोई संतान नहीं थी, उनका दत्तक लिया हुआ बेटा था, और अंग्रेज उन्होंने जैसा झांसी की रानी के साथ किया, ये दत्तक पुत्र को वो स्वीकृति नहीं दी कि भाई नाना साहब आपके बाद उनको हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, और आपकी जो पेंशन है वो आपके बाद ही खत्म हो जाएगी। तो ये एक कारण था, पर नाना साहब ने 1857 में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो हम सब जानते हैं। जी, लेकिन ये जो 4 आपने राज्य बताए मराठों के, होलकर, भोसले, सिंधिया, इन सब की भूमिका तो 1800 गायकवाड़ 1857 में नकारात्मक रही। कम से कम सिंधिया घराने तो प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के साथ था। बाकी के पेशवा भी क्या इसी लाइन में थे? देखिए, बाकी का इतना वर्णन नहीं मिलता, क्योंकि ये जो नागपुर है, भोसले और बरोड़ा है, ये 1857 के उतने प्रभाव में नहीं थे। 1857 के प्रभाव में ज्यादातर तो उत्तर भारत, पश्चिम भारत, इस क्षेत्र की बात है, इसलिए इनका उल्लेख ज्यादा मिलता नहीं है कि इन्होंने क्या किया। पर एक बात निश्चित है, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संग्राम में भाग नहीं लिया, ये बात निश्चित है। जैसे झांसी की रानी के बारे में तो सिंधिया ने अंग्रेजों की डायरेक्टली मदद की, उनके बारे में उल्लेख मिलता है। वैसा ये गायकवाड़ और ये जो शाहू इधर के थे, इनका ज्यादा, भोसले, इनका ज्यादा उल्लेख उसमें नहीं मिलता। कोई ऐसी उल्लेखनीय बात जो इस पेशवा शाही ने की हो, जिसे राजकाज की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया हो, कुछ नया इनोवेशन उन्होंने किया हो, चाहे युद्ध के क्षेत्र में, चाहे राजकाज को चलाने के बारे में, जिसको लेकर उस पेशवा शाही की विरासत पर हम बात कर सकें, कुछ ऐसा उल्लेखनीय मिलता है कहीं? देखिए, इस तरफ तो उल्लेखनीय नहीं मिलता, टेक्निक ऑफ वॉरफेयर हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, प्रशासन हो, इसके बारे में तो कुछ उल्लेखनीय नहीं है। जो उल्लेखनीय ये है कि वर्ण व्यवस्था पहले से मजबूत हो गई, और दलितों पर जिस प्रकार से सामाजिक अन्याय होता था, वो पहले से ज्यादा मजबूत हो गया, यही मैं कहूंगा। बाकी सकारात्मक दृष्टि से देखा जाए तो सामाजिक मूल्यों में या उनका कोई योगदान हो दूसरी चीजों में, ऐसा कोई इसमें उल्लेख नहीं है। कोई बड़ा सामाजिक सुधार, कोई राजनीतिक सुधार, कोई प्रशासनिक सुधार, कोई भी ऐसा पेशवा शाही की खूबियां, अगर जो पेशवा शाही वाले गिनाते हैं, वो क्या गिनाते हैं? उनके पास क्या है पेशवा शाही को
फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए, सिवाय इसके कि ब्राह्मणों का राज आ जाए। जैसे बहुत सारे मुसलमान सोचते हैं कि मुगलों का राज अच्छा था और मुगल फिर से आ जाएं तो उनके वारे न्यारे हो जाएंगे। क्या इसी तरह की धारणा ये भी है? बिल्कुल इसी तरह की है, क्योंकि मुगल प्रशासन में आम मुसलमानों को कोई फायदा हुआ हो ऐसा आप कभी नहीं देख सकते। आम मुसलमानों के बारे में उसमें कुछ भी नहीं था। वैसे ही पेशवाशाही में भी ब्राह्मणों का वर्चस्व था, ब्राह्मण मजे में थे, उनके मजे थे, पर आम लोगों में बीच में कोई उन्होंने ये अच्छा काम किया हो, मतलब अच्छा मतलब समाज सुधार का, शिक्षा को लाने का, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। ये शिक्षा वगैरह का तो बाद में ही प्रचलन हुआ। फिर बाद में छत्रपति शाहू महाराज आए जब, तो उन्होंने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए सकारात्मक कदम उठाने का, रिजर्वेशन करने का उन्होंने शुरुआत की। पर ये बाद की बात है, वो तो छत्रपति थे। पेशवाई ने उनका विरोध भी किया होगा फिर, जब वो ये सब नहीं, तब सुधार तक कर रहे थे। देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद पेशवाओं का वर्चस्व कमजोर हो गया, पेशवाशाही का वर्चस्व कमजोर हो गया, और उसके बाद जो चीजें आई उसमें उनकी ज्यादा दखलंदाजी देखने को नहीं मिलती। क्योंकि जैसे छत्रपति शाहू महाराज थे, तो उन्होंने तो खुद होकर ही अपना सब कुछ तय किया, नीतियां चलाई। तो तब तक मेरे ख्याल से जो मराठा राजाओं के उत्तराधिकारी थे, उनकी सत्ता शायद बढ़ गई होगी। मैं गेस कर रहा हूँ, उसमें एग्जैक्ट कहना मुश्किल है। जी, तो पेशवा शाही को ठीक से समझना हो तो सिर्फ इसको इसी ढंग से समझना चाहिए कि एक ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था थोपने की कोशिश की गई थी। ब्राह्मणों का जी वर्चस्व, ब्राह्मणों का शासन, और उसमें जो निचले वर्ण के लोग थे, उनके लिए वो बड़ा दुखदाई पीरियड था। उनके लिए अत्याचार, प्रताड़ना का समय था। बिल्कुल सही। और उसमें मैं एक ही बात जोड़ दूं कि ये ब्राह्मणों का जो वर्चस्व था वो तो पहले भी था, वो पहले भी था, पर वे पेशवाशाही के कारण पहले से ज्यादा मजबूत हो गया, कई गुना ज्यादा मजबूत हो गया। और उसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम पूना में, पूना के आसपास के क्षेत्रों में जिस प्रकार के नियम लगाए गए दलितों पर, वो उसमें हमको देखने को मिलेगा। बाकी कोई खास उन्होंने उपलब्धि की हो, सिर्फ ये है कि बीच बीच में जगह जगह उन्होंने लूटमार, आक्रमण, पूरे भारत में उनका एक प्रकार से वर्चस्व था। उसके अलावा तो मुझे लगता है कोई उनकी उपलब्धि नहीं है। क्या हम ये भी मान सकते हैं कि जो आजादी के आंदोलन के दौरान जो हिंदुत्व का उभार हुआ, खासतौर से इस पूरे नागपुर पुणे बेल्ट में, उसकी एक बड़ी वजह ये पेशवाशाही भी रही होगी? जी, वही मैं बता रहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो उसी बात को मानते हैं, जबकि खैर उसका थोड़ा और गहरा विश्लेषण किया जाए तो मुख्य रूप से तो आरएसएस का उदय का कारण था दलितों का ऊपर आना, उनकी शक्ति में उभार, उनके आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन का आना, स्त्रियों की शिक्षा, ये बहुत सारे कारण हैं। पर एक कारण जो ब्राह्मणों को मेमोरी थी, जो याद थी कि एक समय हम सब वर्चस्व वाले थे, वो एक इस बैकग्राउंड के पीछे छिपी हुई बात निश्चित रूप से होगी कि ब्राह्मण वर्ग को खास तौर से लगा। और आरएसएस के स्थापना में तो ब्राह्मण ही थे शुरू में ज्यादा। बाद में वो कहते हैं कि हम जाति पाति को नहीं मानते, दूसरे लोगों को भी बीच बीच में बताने की कोशिश करते हैं, शोकेस करते हैं। पर शुरू में केवल ये ब्राह्मणों का ही संगठन था, जिसमें बाद में बनिया, और फिर वो परिवर्तन के साथ साथ उनकी भाषा भी बदली। पर उनकी चेतना में, के बैकग्राउंड में ये कहीं तो भी होगा कि राज तो हमारा था, तो हम फिर से, हमारा अभी क्या पतन हो रहा है आजादी के आंदोलन के चलते हुए, हमारा सामाजिक कितना वर्चस्व कम हो रहा है, ये उनके पीछे की बात निश्चित रूप से होगी। बिल्कुल। और इस समय अगर हम विभिन्न राज्यों को देखें, तो अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं तो कम से कम 3 बीजेपी शासित राज्यों में मुख्यमंत्री ब्राह्मण होंगे और जी 3 ही क्षत्रिय होंगे। तो अगर 10-12 राज्य उनके हाथ में हैं, तो वो हाँ, वर्ण व्यवस्था के अनुरूप ही हैं। 2 हाँ, ओबीसी हैं, 1 2 आदिवासी हैं, इसी तरह से दलित एक भी नहीं है। उनकी जगह ही नहीं हो तो पंचम वर्ण है, तो उनके लिए तो उतनी भी गुंजाइश नहीं बनी। लेकिन ये करेक्ट, क्रम चला आ रहा है। बिल्कुल। जी, तो बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी, पेशवाशाही को समझाने के लिए। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। नमस्कार।